हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 14वीं वीडियो है ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 13 वीडियोस करा दी है। आज भी हमारे एनसीईआरटी पर्सन चलेंगे और हमारे जो एनसीईआरटी पर्सन है वो कल वाली वीडियो से स्टार्ट हो गए थे, मतलब पार्ट नंबर 13 से। तो उम्मीद करती हूँ वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए और अपना प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है आर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध की परिभाषा नहीं देनी, केवल यहाँ पे हमें बताना है प्रतिरोध क्या, मतलब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ क्वेश्चन, अब दोबारा करा देती हूँ। इसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जो प्रतिरोध होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है L/A के। तो सिंपल सी बात है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L होती है, लंबाई, लंबाई के तो क्या है अनुकर्मानुपाती, क्योंकि इसके बराबर में है। और जो बटे में आता है उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ये होता है अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। जैसे कि कोई चालक तार है तो ये जो होता है ये होता है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। ये वृत्त के आकार का, इसका मान होता है πr²। तो ये क्या होता है, इसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो बस हम यही लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम आंसर में चालक का प्रतिरोध, चालक हमारा तार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चालक हमारा। यहाँ पे चालक का प्रतिरोध जिसमें भी करंट बहेगा वही हमारा चालक हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है अनुकर्मानुपाती। तो हम लिखेंगे किसी, किसी नहीं बस चालक ही लिख लो, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। अर्थात जो हमारा R होगा वो अनुकर्मानुपाती होगा L के। जो हमारा प्रतिरोध है चालक की लंबाई के क्या होगा अनुकर्मानुपाती। अब नंबर दूसरी हेडिंग डालेंगे हम, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है अनुकर्मानुपाती, वो सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि बटे में जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की अनुप्रस्थ काट, चालक की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट किसे बोलते हैं हम A को, ये बताया था मैंने, ये होता है अनुप्रस्थ काट। तो चालक की अनुप्रस्थ काट A, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाली अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे A के अनुकर्मानुपाती होता, वो व्युत्क्रमानुपाती क्योंकि बटे में जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें भी हम लिखेंगे अर्थात जो हमारा R होगा वो अनुकर्मानुपाती 1/A। तो या तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो R अनुकर्मानुपाती 1/A, या फिर पढ़ सकते हो R व्युत्क्रमानुपाती A। बटे में होता है तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। अब नंबर 3 लिखेंगे हम,
चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, कि चालक तार हमारा किस चीज का बना हुआ है, कौन सी धातु का बना है, उस पे भी निर्भर करेगा। तो हम लिखेंगे चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए एक जैसे हमारे चांदी का तार है और एक हमारा लोहे का तार है, तो इन दोनों का प्रतिरोध सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जो चांदी होती है विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। जो अच्छा चालक होता है विद्युत का, उसका प्रतिरोध कम होता है, और जो अच्छा चालक नहीं होता उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो उसमें भी निर्भर करेगा कि जो हमारा चालक है वो किस चीज का बना हुआ है, किस धातु का बना है। इस पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या कहा है? समान पदार्थ के दो तारों में, भाई दो तार है और वो समान पदार्थ के हैं, दो तारों में एक पतला है तथा दूसरा मोटा है। मतलब हमने मान लिया एक तार तो पतला है और दूसरा क्या है? मोटा। तो इनमें किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? मतलब विद्युत धारा आसानी से किसमें बहेगी? जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। समान विद्युत स्रोत का मतलब है अगर उनमें जोन सी बैटरी लगी है तो दोनों में सेम वोल्ट की ही लगी है। ऐसा नहीं किसी में हम ज्यादा करंट दे रहे हैं और किसी में कम। तो हमें बताना है कि धारा किसमें ज्यादा बहेगी। हमने एक जैसे उससे संयोजित कर दिया है विद्युत स्रोत से। अगर उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी है तो दूसरे में भी 6 वोल्ट की ही बैटरी लगी है। तो हमें बतानी है धारा किसमें बहेगी। ये जो क्वेश्चन है ना, और इसमें कारण भी पूछा है क्यों होगा ऐसा। इसका आंसर एक लाइन का है, लेकिन ये समझ पे निर्भर है पूरा। क्यों पूछ लिया है, क्योंकि उसने इसका कारण क्या है इसे समझिए। और ये आप आपके दैनिक जीवन में भी आपके घर में उपयोग होते हैं। तार दो तरह के होते हैं, एक तो मोटा तार होता है जिसे आप केबल बोलते हो, और कहीं कहीं पे पतला तार होता है। तो उसका क्या कारण है? अब हम तार बना लेते हैं। सबसे पहले समान पदार्थ के हैं, मतलब लोहे के हैं तो दोनों लोहे के हैं, चांदी के हैं तो दोनों चांदी के हैं, सोने के हैं तो दोनों सोने के हैं। मतलब धातु सेम है और लंबाई भी सेम है, बस मोटाई अलग अलग है। हमने मान लिया एक तो ये मोटा तार है और एक मान लिया हमने ये पतला तार है। लंबाई दोनों की क्या है? सेम। ये भी एल लंबाई का है, ये भी एल लंबाई का। लेकिन आप ये बताइए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो इस पे ही सब कुछ निर्भर करेगा। आप देखिए हमने मान लिया इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है हमारा? 10, और इसका कितना मान लिया हमने? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर जो भी होगा। ये मात्रक तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्षेत्रफल मान लिया, लंबाई दोनों की सेम है। हमें बताना है किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था, चूंकि आर अनुकर्मानुपाती क्या होता है? एल बटे ए। तो बस सिंपल सी बात है, हमें पता करना है आर का मान किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें विद्युत धारा कम बहती है, और जिसमें प्रतिरोध हमारा कम होता है उसमें विद्युत धारा आसानी से बहती है, ज्यादा बहती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बस आपको पता करना है प्रतिरोध इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें कम धारा बहेगी, मतलब आसानी से धारा नहीं बहेगी, आसानी से उसमें बहेगी जिसका प्रतिरोध कम है। तो हमारा प्रतिरोध तो चलो दोनों में सेम ही है, मतलब प्रतिरोध तो हमें निकालना ही है। एल दोनों की सेम है लंबाई। हम क्या करते हैं? आर को हटा देते हैं। ये मैंने अपने आप माना है समझाने के लिए आपको, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। आर बराबर रो एल बटे ए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आर बराबर रो एल बटे ए। अब हमें क्या करना है? अब पहले तार के लिए ये कौन सा तार है? मोटा तार। और ये कौन सा तार है? पतला तार। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मोटे तार के लिए। किसके लिए? मोटे तार के लिए। ये सब कुछ मैं समझा रही हूँ आपको क्योंकि उसने कारण भी पूछा है, वरना बहुत सिंपल है इसका आंसर। आप इसका आंसर खुद बता दोगे। मोटे तार के लिए भाई आर कितना होगा हमारा? रो तो रो ही होगा, लंबाई एल ही होगी, लेकिन क्षेत्रफल हमारा 10 होगा। कितना होगा क्षेत्रफल? 10। अभी रो एल को तुम साइड में कर दो, हम लिख सकते हैं आर बराबर 1/10 और रो एल।
अब 1 को 10 से भाग करते हैं, 0.1 रो एल आ गया। इसमें तो प्रतिरोध की वैल्यू ये है। अब हम कौन से तार के लिए करते हैं? पतले तार के लिए। पतले तार के लिए, पतले तार में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, आर क्या होता है, रो एल बटे ए। तो आर तो आर ही रहेगा, रो ही रहेगा, एल एल ही रहेगा, लेकिन ए की वैल्यू होगी 5। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, आर बराबर 1/5 रो एल। 1 को 5 से भाग करेंगे, 0.2 रो एल। अब मुझे बता दो प्रतिरोध किसका ज्यादा आया है। यहाँ पे तो प्रतिरोध है 0.1 और यहाँ पे है 0.2। तो ज्यादा प्रतिरोध हमारा कौन सा है बताइए। ये कौन सा तार है हमारा, पतला, और ये है मोटा। तो ज्यादा देखो 0.1 बड़ा होता है 0.2, तो 2 बड़ा होता है ना। तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, किसका वाला, पतले तार का प्रतिरोध हमारा ज्यादा है। तो पतले तार में धारा आसानी से नहीं बहेगी, और मोटे तार का प्रतिरोध कम है, इस वजह से इसमें आसानी से धारा बहेगी। ये मैंने आपको बिल्कुल समझाया, इसे चाहे आपको मतलब लिखना है ऐसी तरीके से, बस आंसर लिख देते हैं हम। चूंकि मोटे तार का, ये बात हमें पता भी होती है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है। मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार से, पतले तार की अपेक्षा कम है, इसलिए मोटे तार में धारा आसानी से बहेगी, आसानी से बहेगी या प्रवाहित होगी, आसानी से प्रवाहित होगी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दी है, सब कुछ समझाया कि किस तरीके से प्रतिरोध ज्यादा आता है। अगर हमारी लंबाई सेम है तो आपके घरों में आपने देखा होगा 2 तरह के तार इस्तेमाल होते हैं। एक तो केबल होता है, जब हम मतलब जहां से कनेक्शन होता है हमारी बिजली का, वहां पे हम केबल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि विद्युत धारा आसानी से आ सके। और जो घरों में होता है जिसमें एक ही बल्ब लगा है, तो वहां पे हम पतले तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तार हमारे मोटे ही अच्छे माने जाते हैं। जो मोटा तार होता है वो जो होता है उसमें मतलब फूकने का भी उसका कम चांस रहते हैं, और उसमें विद्युत धारा भी आसानी से आती है। मतलब कम धारा नहीं आती, क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या होता है, मोटे तार का कम प्रतिरोध कम होता है, तो धारा आसानी से प्रवाहित होती है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या कहा है, मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया जाता है। मतलब कोई हमारा चालक है, उसके जो सिरों के बीच विभवांतर है, तो बाद में उसके विभवांतर को आधा कर दिया गया। मतलब प्रारंभ में अगर विभवांतर V था तो बाद में V/2 कर दिया गया। कर देने पर उसके प्रतिरोध नियत रहता है, प्रतिरोध सेम रहता है। जितना प्रतिरोध पहला था R, बाद में भी प्रतिरोध उतना ही रहता है R। तब उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें आपको 3 ही चीज दिख रही होगी, विभवांतर, प्रतिरोध और विद्युत धारा। जिसमें भी ये तीनों चीज होती है उसमें क्या लगता है, ओम का नियम। तो ये ओम के नियम से होगा। मतलब हम मान लेंगे प्रारंभ में प्रतिरोध R, विभवांतर V और विद्युत धारा I, और जो सेकंड शर्त है मतलब उसमें कितना चेंज किया है वो निकालेंगे, फिर हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब हम हल करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे प्रारंभ में, मतलब पहले कितना था प्रतिरोध, प्रारंभ में। प्रारंभ में देखेंगे हम, जो हमारा विभवांतर था, विभवांतर वो कितना था, मतलब V1 कितना था, V था। जो हमारा प्रतिरोध था, पहले वाले को हम मतलब 1 मान रहे हैं, प्रतिरोध R1 कितना था, वो R था। और जो धारा थी, विद्युत धारा, वो कितनी थी, I1 बराबर कितना था, I। प्रारंभ में हमारा विभवांतर V था, प्रतिरोध R था, विद्युत धारा I थी। तब हमें पता है ओम का नियम। तब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तब तो हमारा ये था। तो हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I बराबर कितना, इसे बटे में ले जाएंगे, V/R बराबर
आई, या फिर लिख सकते हैं आई बराबर वी बटे आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे करने के कितने ही तरीके मैं आपको बहुत इजी बता रही हूँ। अब हमें क्या है, जब हमने चेंज कर दिया तो अब हम क्या लिखेंगे, वो प्रारंभ में था, बाद में हमने क्या चेंज कर दिया, बाद में हमें क्या है, विभवांतर कितना करा है हमने, तो विभवांतर कितना हो गया, क्वेश्चन को पढ़ो V2। उसने कहा है इसके बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया। आधा का मतलब पहले विभवांतर था V, तो अब हो जाएगा V बटे 2, आधा कर दिया। तो फिर उसने कहा है करने पर प्रतिरोध नियत रहता है। प्रतिरोध वही है जो पहले था, प्रतिरोध कितना है हमारा, जो पहले था, मतलब R2 की वैल्यू तो क्या है हमारी RE। तो उसमें बहने वाली धारा निकालनी है। धारा क्या होती है हमारी I2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सूत्र तो हमें पता है ओम का नियम, अब हम जानते हैं I बराबर होता है V बटे R। तो हमें I2 की वैल्यू निकालनी है, I की जगह रख देंगे I2 बराबर V की जगह V बटे 2 और R की जगह R जू का तू इसी तरीके से रहेगा। तो अब हमारा I2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 अलग V बटे R। अब समीकरण 1 से देखिए, V बटे R की वैल्यू कितनी है हमारी I, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू हम I रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 और V बटे R की वैल्यू कितनी हो गई हमारी I, तो जो बहने वाली धारा है I2 वो कितनी हो जाएगी, आधी, I बटे 2। अगर हम विभवांतर को आधा करते हैं तो बहने वाली धारा भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूरा समझ पे आधारित है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मतलब और ज्यादा हमारे हो सके, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और सब्जेक्ट में भी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। पहले साइंस अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको मैथ्स की, हिंदी की, इन सब की वीडियोस भी उन सब की वीडियोस भी डालूंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।